हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड जूलॉजी। आज की वीडियो में हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, इसका आरडीटी में क्या यूज़ होता है। स्पेशली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ही इसका यूज़ देखते हैं। तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के पिछले वीडियो में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। उसी में आगे हम लोग अगला टॉपिक जो हमारा है क्लोनिंग वेक्टर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में जानते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं और इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसके डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, तो क्लोनिंग वेक्टर्स एक प्रकार के ऐसे व्हीकल होते हैं या वेक्टर होते हैं, माध्यम होते हैं ऐसे जो क्या करते हैं कि किसी भी चीज को आसानी से कैरी कर सकते हैं और किसी और चीज में उसको ट्रांसफर करा सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि क्लोनिंग वेक्टर के डेफिनेशन के बारे में हम आपको बताएं, तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है? डीएनए का ही मॉलिक्यूल होता है जिसमें हम अलग से फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करा सकते हैं और उसको वापस से हम रिकम्बाइन करा के उसकी ढेर सारी कॉपी या जिसके ढेर सारे क्लोन बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि क्लोनिंग वेक्टर ये डीएनए मॉलिक्यूल इन विच व्हेन अ फॉरेन डीएनए इज इंटीग्रेटेड achieves the capability to replicate it within itself to produce many clones of recombinant DNA। कहने का क्या मतलब है कि क्लोनिंग वेक्टर जो हमारा है वो डीएनए का ही मॉलिक्यूल है, लेकिन जब उसमें हम फॉरेन डीएनए यानी कि जो हमारा डिजायरेबल डीएनए है, जिसमें हमारा डिजायरेबल जीन प्रेजेंट है, उस डीएनए को जब हम क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट होने के बाद जब वापस से उसको हमने रिकॉम्बिनेंट कर दिया, तो उस क्लोनिंग वेक्टर के पास कैपेबिलिटी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की। और जैसे ही हमने उसमें इंसर्ट कराया फॉरेन डीएनए को, वो क्या करेगा, फिर उसके बाद उसको जब हम होस्ट में इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो उसके बाद वो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो रेप्लिकेट करके जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसकी ढेर सारी कॉपीज बना देगा और उन कॉपीज को हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट में फ्यूचर यूज में हम उसे ला सकते हैं। तो बेसिकली हमारा क्लोनिंग वेक्टर जो होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, या फिर हम क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। क्योंकि अभी आजकल प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो बायोटेक का हर जगह यूज है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, हर जगह क्लोनिंग वेक्टर का यूज किया जा रहा है। प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीजों का यूज किया जा रहा है क्लोनिंग वेक्टर का, और ये बहुत ही यूजफुल भी होते हैं। आइए हम क्लोनिंग वेक्टर के प्रॉपर्टीज के बारे में या उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इस क्लोनिंग वेक्टर में, जिसकी वजह से ये आसानी से, मतलब कहने का ये है कि जिसकी वजह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं? सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे हम ORI भी कहते हैं। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी ये पूछ भी देता है कि ORI क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ORI का फुल फॉर्म जो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा वेक्टर है, इस वेक्टर में रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए, ताकि वो रेप्लिकेशन जब स्टार्ट करना हो, कॉपीज बनाना हो, तो उसे वो वहीं से स्टार्ट कर सके। दूसरा क्या होना चाहिए प्रॉपर्टीज के, जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए वो स्मॉल साइज का होना चाहिए। स्मॉल साइज का रहेगा तो उसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं, आसानी से उसे हम आइसोलेट कर सकते हैं, आसानी से उसे हम इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी क्या होनी चाहिए कि जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है उसका जो वेट होता है, यानी कि जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो भी कम होना चाहिए। वो भी एक प्रॉपर्टीज होती है हमारे क्लोनिंग वेक्टर की, ताकि वो सुटेबल साबित हो सके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, मतलब जो क्लोनिंग वेक्टर का हम यूज कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जिसको हम इजीली आइसोलेट कर सकें और आसानी से उसे हम प्यूरिफाइड भी कर सकें। नेक्स्ट है कि इसमें एक रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग आरडीटी में भी पीछे देखे थे कि जो हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था, जो कि हमने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया था, तो इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पे हम क्या करते थे, एक जगह से कट लगाते थे। कट लगाने के बाद जो भी हमारा डिजायरेबल डीएनए का फ्रेगमेंट होता था उसको हम क्या करते थे, उसको हम इसमें यहाँ पे अटैच कराते थे। तब जाके हमारा क्या होता था, रिकम्बाइंड डीएनए होता था। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर रेस्ट्रिक्शन साइट होगी तो उसे हम क्या कर सकते हैं कि स्पेसिफिक पोजीशन से कट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है। अब इस डीएनए के फ्रेगमेंट में हमारा यहाँ पे डिजायर्ड जीन है, तो अभी इसे हमको कट करना है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, और जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम इस डीएनए को कट करेंगे उसी से हम इस प्लाज्मिड को, सॉरी, इस वेक्टर को, प्लाज्मिड भी एक वेक्टर है तो इस वेक्टर को हम कट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा यहाँ का डिजायर्ड जीन है वो आसानी से यहाँ पे फिक्स हो पाता है, जो हमारा डीएनए जो हमने कट किया है। आगे हम देखते हैं कि इसके पास कंट्रोल एलिमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो प्रमोटर होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए, राइबोसोम बाइंडिंग साइट होनी चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? ताकि ये सब चीजें अगर प्रेजेंट रहेंगी तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो सकेगा। आगे हम देखते हैं कि इसमें एक सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर रहेगा तो वो डिजीज रेजिस्टेंस रहेगा, यानी बाहर से कोई भी पैथोजन उसको अटैक नहीं कर पाएगा। आइए आगे हम देखते हैं कि हमारा अगला जो है, जैसे कि ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अभी प्रॉपर्टीज के अलावा भी क्या चीजें हैं, तो कुछ कॉमन वेक्टर्स के यहाँ पे नाम लिस्टेड किए हुए हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉमन वेक्टर होते हैं जो कॉमनली यूज किए जा रहे हैं, जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहला जो सबसे कॉमन होता है प्लाज्मिड्स होते हैं। हर जगह से, जैसे कि अगर हम प्लाज्मिड्स की बात करें तो स्पेशली हम इसे आइसोलेट करते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया से। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होती है ये हमें आसानी से अवेलेबल होती है, तो हम क्या करते हैं कि इस ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। तो अभी ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो होती है इसका यूज करके हम प्लाज्मिड आइसोलेट करते हैं और इसे एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। दूसरा हम देखते हैं हमारा कॉस्मिड होता है। ये कॉस्मिड जो होता है ये भी प्लाज्मिड का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, अलग से कुछ नहीं है इसमें। कुछ जैसे जो हमारा प्लाज्मिड होता है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो कॉस्मिड बन जाता है, और ये कॉस्मिड भी एक क्या है, एक प्रकार का ये भी क्लोनिंग वेक्टर है। नेक्स्ट हमारा फेजमिड होता है। ये भी प्लाज्मिड की तरह ही वर्क करता है। जो हमारा फेजमिड होता है ये तीनों लगभग फंक्शन में सिमिलर होते हैं, बस थोड़ी बहुत चीजें इनमें डिफरेंट होती हैं। अगला हम क्लोनिंग वेक्टर देखते हैं जो हमारा बैक्टीरियोफेजेज होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर आपने पहले पढ़ा भी होगा कहीं एज अ वायरस में पढ़ा होगा तो आपने क्या देखा होगा कि बैक्टीरियोफेज क्या है, एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो है तो वायरस, लेकिन काम क्या कर रहा है, क्लोनिंग वेक्टर का काम कर रहा है। यानी कि ये क्या करता है, जब भी कभी सपोज करिए हम आपको बताते हैं कि हमारा एक बैक्टीरिया है, तो ये वर्क कैसे करेगा, ये जो हमारा बैक्टीरियोफेज है कुछ ऐसे शेप का होता है, हेक्सागोनल शेप का। ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के सरफेस पे ऐसे अटैच होता है, और अटैच होने के बाद इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसमिट कर देता है, और बैक्टीरिया के अंदर जब ट्रांसमिट करता है तो ये क्या करते हैं, अंदर जा करके रेप्लिकेट करते हैं, और रेप्लिकेट करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं और बैक्टीरिया को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगला जो हमारा होता है वो हमारा एक्सप्रेशन वेक्टर होता है। ये वेक्टर्स क्या करते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो उसी फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, बाकी फंक्शन को ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। आगे हम कुछ डायग्राम के माध्यम से भी इसे समझेंगे और कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा प्लाज्मिड्स क्या होता है, जो कि हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है हमें। तो ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये 1952 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। किसने किया था, तो लेडरबर्ग ने किया था। लेडरबर्ग ने इनकी इसकी डिस्कवरी की थी, लेकिन इंटेंशनली उन्होंने नहीं किया था। वो कर क्या रहे थे कि वो बैक्टीरिया जो होता है उसके रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे, और रिप्रोडक्शन में भी मेनली वो उसके कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो होता है, जो कि एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, उसके बारे में वो स्टडी कर रहे थे, उसके बारे में वो देख रहे थे चीजों को। तो उस टाइम में उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि इसमें कुछ ऐसा जेनेटिक एलिमेंट है, बैक्टीरिया में कुछ ऐसा जेनेटिक एलिमेंट है जो क्या कर रहा है कि ट्रांसमिसेबल है, यानी कि वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है। तो उन्होंने उस चीज को आइडेंटिफाई किया और बताया कि ये भी क्या एक प्रकार का वेक्टर है, यानी कि एक प्रकार का ये व्हीकल है, व्हीकल की तरह काम कर रहा है, जो कि जेनेटिक मटेरियल को लेकर के एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है। प्लाज्मिड्स होते कैसे हैं, तो इनका ये जो होते हैं स्मॉल होते हैं, इसीलिए इसका ज्यादा यूज भी होता है, क्योंकि अभी हमने पीछे प्रॉपर्टीज में भी देखा कि जो हमारा वेक्टर है वो कैसा होना चाहिए, वो स्मॉल साइज का होना चाहिए। तो प्लाज्मिड भी हमारा कैसा है, स्मॉल है। आगे हम देखते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल विद इन अ सेल। यानी कि ये क्या है, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया है, ठीक, तो बैक्टीरिया में क्या होता है, एक तो उसका मेन क्रोमोसोम होता है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि सर्कुलर शेप का होता है,
ये बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, इसीलिए इसका यूज़ हम वेक्टर के रूप में भी कर लेते हैं। इसको अगर हम आइसोलेट भी कर दें ना, तो भी बैक्टीरिया के ऊपर ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है सेल का, बैक्टीरियल सेल का, जो कि फिजिकली सेपरेट होता है ये इस मेन क्रोमोसोमल डीएनए से, और इसके पास कैपेबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की, यानी कि रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है इसके पास, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमने इसमें कुछ इंसर्ट भी करा दिया, तो वो जो भी चीज़ हमने इंसर्ट कराई है ना, वो जितनी बार ये रेप्लिकेट होगा, ये डीएनए जितनी बार रेप्लिकेट होगा, उसकी उतनी ही ज़्यादा कॉपीज़ बनती जाती है। आगे हम देखते हैं इसका, तो ये क्या है, बैक्टीरिया में आसानी से मिल जाता है। बैक्टीरिया में भी हमने आपको कौन से बैक्टीरिया का एग्जांपल बताया अभी, तो ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये ई कोलाई बैक्टीरिया में इजीली अवेलेबल होते हैं, आसानी से हमें वहां देखने को मिल जाते हैं। तो ई कोलाई बैक्टीरिया में यहाँ से हमने प्लाज्मिड को सेपरेट कर लिया और एज अ व्हीकल या एज अ वेक्टर हमने इसका यूज कर लिया। कॉमनली इसे हम एज अ व्हीकल या एज अ वेक्टर भी कहते हैं, जो हमारा प्लाज्मिड होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि जेनेटिक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। आगे इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम देखते हैं कि जो हमारा प्लाज्मिड होता है इसका कॉमनली हम यूज करते हैं कहाँ पे, तो प्रोटीन के रेप्लिकेशन में, यानी कि हमें जो प्रोटीन फाइंड आउट करनी होती है, जैसे कि एग्जांपल में हमने लिखा है इंसुलिन। तो अभी अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा ये भी यूज होता है, क्योंकि आजकल डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और उन्हें इंसुलिन चाहिए होता है ताकि उनके बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन हो सके। तो अभी इसीलिए इंसुलिन की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा की जा रही है। तो उस इंसुलिन के प्रोडक्शन में जो हमारा वेक्टर यूज होता है वो हमारा प्लाज्मिड होता है। आगे हम देखते हैं, हमने आपको बताया कि इसके पास क्या होता है, इसके पास क्षमता होती है रेप्लिकेशन की, यानी कि इसके पास एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की। तो जितना ज्यादा ये रेप्लिकेट करेगा उतनी ज्यादा इसकी कॉपीज बनेंगी। अगला क्या हम देखते हैं कि इट हैव एबिलिटी टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो आगे काम नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं बनती तो हमारा इंसुलिन भी नहीं बनता, और इंसुलिन नहीं बनता तो फिर डायबिटिक पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होती। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा प्लाज्मिड जिसको हम यूज कर रहे हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर, तो ये क्या कर रहा है, इसके पास एबिलिटी है ट्रांसक्रिप्शन करने की भी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट हैव एबिलिटी टू पासेस बिटवीन बैक्टीरिया। ये तो हमने अभी आपको बताया पीछे की जब कॉन्जुगेशन का प्रोसेस करा रहे थे लीडरबर्ग ने, तो इन्होंने क्या देखा था कि एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रहा है। तो वहीं से ये पता चल गया था कि ये जो हमारा प्लाज्मिड है इसके पास एबिलिटी होती है कि ये जेनेटिक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में, तो इसके जैसे कि ये रेजिस्टेंस होता है एंटीबायोटिक्स के, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि ये कोई अगर जैसे कि सपोज करिए अभी हमने बताया ना कॉन्जुगेशन प्रोसेस वाला मैटर, कि एक बैक्टीरिया ये है दूसरी बैक्टीरिया ये है, तो जब इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो अगर यहाँ से इसका जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड बोल रहे हैं, ये इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जाएगा, तो ये इसके अंदर कोई डिजीज कॉज नहीं करेगा, यानी कि ये कैसा होता है, ये डिजीज फ्री होता है। जैसे कि अगर हम वायरस की बात करें, अभी हमने पीछे आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में थोड़ा सा बताया कि बैक्टीरियोफेज क्या करता है, एक वायरस है तो वो भी वेक्टर, लेकिन वो वायरस है, और वायरस क्या करता है, वो जाके बैक्टीरिया को किल कर देता है, यानी कि उसको वो इंगल्फ करके खत्म कर देता है। लेकिन ये जो हमारा प्लाज्मिड होता है ये ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ये रेजिस्टेंस यानी कि क्षमता होती है कि ये उस चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, वो बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, या फिर जिसके भी बॉडी में जाता है ये उसके लिए बेनिफिशियल होता है, कोई डिजीज कॉज नहीं करता है। आइए आगे हम प्लाज्मिड के डायग्राम्स को भी देख लेते हैं ताकि हम आसानी से इसे समझ सकें। तो ये देखिए, ये जो हमारा ये डायग्राम आपको दिखाया गया है एक बैक्टीरिया का डायग्राम है। इसमें क्या है, ये एक बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक। ये इसका एक बैक्टीरियल डीएनए जिसको हम मेन डीएनए भी कहते हैं या मेन क्रोमोसोमल पार्ट भी कहते हैं। इसको अगर आप निकालें ना तो ये बड़ा दिक्कत कर देगा। ये बैक्टीरिया की पूरी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, जो इसकी पूरी एक तरीके से इसकी क्या है लाइफ जो होती है वो इसी पे डिपेंडेंट होती है, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है। तो इसको हम छेड़खानी इसके साथ नहीं कर सकते क्योंकि बैक्टीरिया पे इफेक्ट होगा। और इसके साथ साथ ना इस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड डीएनए भी पाया जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं सर्कुलर फॉर्म में है। अब ये जो सर्कुलर फॉर्म में हमारा प्लाज्मिड है, ये बड़े काम की चीज होती है। इसको अगर हमने रिमूव कर दिया ना, इसको अगर हमने आइसोलेट कर लिया इस बैक्टीरिया से, तो इस बैक्टीरिया पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मेन डीएनए है वो तो इसमें काम कर ही रहा है। अब इसको हमने निकाल लिया अपने यूज़ के लिए,
बैक्टीरिया तो है ही, बहुत ही बेनिफिशियल है, हर जगह यूज़ होती है, चाहे वो हमारा अगर हम लैक्टोबैसिलस को देखें तो भी कर्ड बना रही है, वैसे हमारे बायोटेक के फील्ड में भी हम देख रहे हैं कि क्या है, बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसका यूज़ करके हम बहुत जगह पे बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ करके हम नए-नए प्रोडक्ट का भी निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो प्लाज़मिड हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये बैक्टीरिया के अंदर ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है उसे ही हम प्लाज़मिड कह रहे हैं और है कैसा, तो ये सर्कुलर फॉर्म में है। इसको अगर और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहें तो हम नेक्स्ट डायग्राम में इसको हम देख सकते हैं। ये देखिए प्लाज़मिड का स्ट्रक्चर है। अभी पीछे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी ना कि इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास एक प्रमोटर होना चाहिए, इसके पास एक रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, जहाँ पे क्या कर सकें हम कट कर सकें और जीन को इंसर्ट करा सकें। तो ये इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, जभी भी हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करेंगे, तो वो एंजाइम क्या करेगी, इस रिस्ट्रिक्शन साइट पे कट कर देगी और उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम अपने दूसरे डीएनए को भी जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको हम कट करेंगे। उसको कट करने के बाद जो हमारा डिज़ायरेबल जीन है उसको जब हम यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं तो ये वापस से अपने पोज़ीशन में आ जाता है। लेकिन है तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट ही, तो डीएनए भी हमारा कैसा होता है, जब हमने इंसर्ट करा दिया फॉरेन डीएनए को तो ये रिकॉम्बिनेंट हो जाता है। इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरआई जिसे हम कह रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि कोई डिजीज कॉज नहीं करने देता है, सेलेक्टेबल मार्कर होता है आसानी से आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये प्लाज्मिड का कुछ इम्पोर्टेंट फीचर होता है। तो अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आपको आगे ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से आसानी से इस डायग्राम के थ्रू ही इसके ढेर सारी प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं। ये तो डायग्राम हो गया जिससे आप प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन प्लाज्मिड जो होता है ना, प्लाज्मिड भी कई टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ को मेंशन करके रखा है कि जो प्लाज्मिड हमारा होता है, ये एक जो होता है वो हमारा एफ प्लाज्मिड होता है, आर प्लाज्मिड होता है, वायरुलेंस प्लाज्मिड होता है, कोल्ड प्लाज्मिड होता है, मेटाबॉलिक या फिर इसे हम डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड भी कहते हैं। तो अगर हम एफ प्लाज्मिड की बात करते हैं, ठीक, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है या फिर इसे हम एफ फैक्टर भी कहते हैं। एफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी से हम सिंपल सा समझ सकते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है प्रजनन की, यहाँ पे बात हो रही है कि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है। तो एफ फॉर हो गया यहाँ पे ये फर्टिलिटी। अभी ये जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है ये काम क्या करता है, तो ये फर्टिलिटी फैक्टर मेनली हमारा रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये जब भी कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है, ठीक उसी टाइम पे जब भी प्लाज्मिड को डिस्कवर किया गया था तो वहीं पे बताया गया था कि ये इसमें फर्टिलिटी फैक्टर मतलब एक टाइप का ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी एक प्रकार का ऐसा प्लाज्मिड होता है जो क्या काम करता है, पाया तो जाता है ये भी ई कोलाई बैक्टीरिया में ही, लेकिन हेल्प कहाँ करता है, ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस जब भी होगी तो उसमें क्या होगा, एफ प्लाज्मिड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसकी अगर हम जैसे कि बात करें कि ये जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, मतलब जैसे कि पाया नहीं जाता है, अगर हम बात करें जैसे पीछे हमने देखा था यहाँ पे मैं पीछे की स्लाइड आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये एक और पीछे हम जाते हैं, ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, ठीक। तो टाइप ऑफ प्लाज्मिड हम पढ़ रहे हैं तो वो भी कैसा होगा, ये भी हमारा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक। साइज इसकी भी स्मॉल होती है और इसमें कितना होता है कि 99,159 बेस पेयर होती है। जो हमारा एफ प्लाज्मिड होता है इसमें अगर हम आपको यहाँ पे मेंशन करें तो ये 99,159 इतने बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं, ठीक। होता क्या है, ये भी एक जेनेटिक मेकअप शो करता है। इसमें भी क्या होता है, सेम चीजें होती हैं, रेप्लिकेशन साइट होती है इसमें भी। नेक्स्ट क्या होता है हमारा कि इसमें और भी कुछ चीजें होती है, जैसे ट्रांसपोसेबल साइट भी होती है, एपिसोम की तरह भी काम करता है ये, ठीक। आगे हम देखते हैं कि इसके पास एक और रीजन होता है जिसे हम थर्ड, जो कि इसका तीसरा सबसे बड़ा रीजन होता है और वो क्या करता है, कॉन्जुगेशन के टाइम पे वो हेल्प करता है। तो ज्यादा इसके बारे में कुछ डिटेल बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना बता सकते हैं कि एफ प्लाज्मिड जो होता है उसे हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं और वो क्या करता है, बैक्टीरिया के जब भी उसकी कॉन्जुगेशन प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे ये प्लाज्मिड रिस्पॉन्स करता है। आगे हम देखते हैं प्लाज्मिड का जो हमारा अगला टाइप है जो कि आर प्लाज्मिड होता है और इसे हम रेजिस्टेंट प्लाज्मिड भी कहते हैं और ये इजीली मतलब इजीली ये अवेलेबल हो जाता है और इसे अच्छे से स्टडी भी किया जा सकता है।
तो ये जो रेजिस्टेंट प्लाज्मिड होता है, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। यानी कि अगर कोई एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में आया और वो हार्म करना चाहे, या फिर जैसे हम कहें कि ये जो हमारा प्लाज्मिड होता है, जैसे कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में गया, तो उस टाइम पे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके लिए क्या करेगा, उनके लिए ग्रोथ इनहिबिटर का काम करेगा। यानी कि कुछ ऐसे एंजाइम का सिक्रेशन करेगा, कुछ ऐसे एंजाइम को ये रिलीज करेगा, जो एंजाइम क्या करेंगे कि जो भी एंटीबायोटिक्स है जो कि आया है साथ में, तो उसको क्या करेंगे, ये उसको या तो डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर उसे हार्म कर देंगे, यानी कि या फिर उसका मॉडिफिकेशन कर देंगे। तो आर प्लाज्मिड मेनली हमारा क्या करते हैं, या तो जो हमारे एंटीबायोटिक होते हैं उसको या तो वो डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर उसको वो हार्म करेंगे, दोनों में से एक काम करते हैं। ये आर प्लाज्मिड का काम होता है। आगे हम देखते हैं हमारा जो वायरुलेंस प्लाज्मिड होता है, ये वायरुलेंस प्लाज्मिड मेनली पैथोजेनिसिटी को बताता है। यानी कि अगर कोई होस्ट बैक्टीरियम है, ठीक, तो उसको बहुत ज़्यादा ही पैथोजेनिक बना देता है, ताकि अगर उसको अलग कहीं से कोई हार्म करना चाहे तो उस टाइम पे वो अपने डिफेंस के लिए टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सके और खुद का वो डिफेंस कर सके, यानी उसके पास एबिलिटी होती है डिफेंस करने की। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं वायरुलेंस प्लाज्मिड में टीआई प्लाज्मिड जो होता है। टीआई प्लाज्मिड ऐसा प्लाज्मिड होता है जिसके पास क्या होता है, उसके पास क्षमता होती है, यानी कि वो कुछ ऐसे टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है जो कि उसके खुद के डिफेंस में हेल्प करती है। आगे हम देखते हैं अगला जो हमारा है कोल प्लाज्मिड है, और ये कोल वर्ड से ही आप रिलेट कर सकते हैं कि ये किल करता है। यानी कि ये जो कोल प्लाज्मिड होता है, इसको आप कह सकते हैं कि ये किल करने का काम करता है। लेकिन कब किल करने का काम करता है, यानी कि जैसे ही जैसे कोई बैक्टीरिया इसको हार्म करना चाहता है, या फिर ये प्लाज्मिड जो होता है ना, ऐसे जीन को लिए रहता है जिसके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरियोसिन सीक्रेट करता है, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और वो प्रोटीन क्या करता है कि वो प्रोटीन किल करने का काम करता है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देगा और बढ़ाने के बाद उसको वो किल कर देता है। आगे हम देखते हैं जो हमारा लास्ट है, जिसे हम मेटाबॉलिक या फिर डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड क्या करते हैं, ये मेनली ऐसे जीन इनके पास होते हैं जो कि अनयूजुअल सब्सटेंस को डिग्रेड करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल में इसके हम देख सकते हैं जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, उस तरीके के चीज़ों को ये क्या करते हैं, डिग्रेड करने का काम करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे और वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें।